दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और लेकिन ठान लो तो जीत होगी। इसी के साथ मैं विजय साक्य, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VGA क्रिएटिव क्लासेस में। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम RS अग्रवाल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 6 हम स्टार्ट करेंगे आज। तो चैप्टर की शुरुआत जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? कंटेंट्स इस चैप्टर के क्या क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो भाई, चैप्टर 6 यहाँ पे लिख दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए किन किन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो किसी भी चैप्टर का सबसे पहले तो होता है इंट्रोडक्शन, कि हमें इंट्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। नंबर सेकंड यहाँ पर ये रहेगा बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूले जो कि इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे। बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से? जैसे कि सबसे पहला आएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। हम बात कर लेते हैं कि बेसिक फॉर्मूले में किन किन फॉर्मूले के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहला तो हमारा आ जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड आ जाता हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, ध्यान देना सभी, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तीसरा हमारे पास आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। और चौथा हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर कोऑर्डिनेट हमें दिए जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला। और फिफ्थ वाला आ जाएगा कंडीशन ऑफ कोलिनियर। ध्यान देना, ये हमारे पास इतने फॉर्मूले हैं। एक लास्ट और देख लो, सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला। सेंट्रोइड, जिसमें हमें सेंट्रोइड के बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रोइड को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी फॉर्मूले को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई इस चैप्टर में जो पढ़ना है हमें, वो जरूरी ये है कि इंट्रोडक्शन आपको समझ में आना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये मतलब किस प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट जो होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव होता है, सभी बातें इसमें हमें सीखने को मिलने वाली हैं। और पूरे चैप्टर में बेसिक फॉर्मूले में ये 6 फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, वो भी डीपली। अब इन्हीं फॉर्मूले को करते करते पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान मिलेंगी। अब चौथा कंटेंट अगर आप देखना चाहें तो लास्ट कंटेंट हमारे पास रह जाता है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, बस इतना ही हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इन सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि एक्चुअल में क्या कौन सी चीज़ क्या है, तभी आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हमें क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहला कंटेंट्स में आता है इंट्रोडक्शन। तो देखो, हम यहाँ पर बात करेंगे अब इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है, सीख लो पहले। ये हमने यहाँ पर एक प्लेन बना लिया। ये 2 एक्सेस होती हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, ध्यान देना, और इसको हम लोग बोलते हैं बाई एक्सेस। ये बाई डैश, इधर ये होता है ये एक्स और ये हो जाएगा एक्स डैश। एक्स एंड वाई बोथ द एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझो पहले, ये दोनों एक्सेस आपस में जब इंटरसेक्ट होती हैं तो 90 डिग्री एंगल हमें मिलता है एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड अ ऑरिजिन ऑफ दिस क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन, जिसको हम जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन इज ऑलवेज 0,0। जिधर डैश होता है उधर के सभी कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, चाहे हम एक्स डैश ले लें या हम वाई डैश ले लें। क्लियर? ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका नाम, इसको हम किस किस नाम से बुला सकते हैं, इसको किस किस नाम से हम लिख सकते हैं? या तो हम इसको एक्स वाई प्लेन बोल दें,
नंबर सेकंड, हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, क्लियर। और तीसरा लास्ट वन है, हम इसको बोल सकते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये तीनों ही इसी के ही नेम हैं। तीनों में से कोई सा भी नेम हम यूज़ कर सकते हैं जब हम बात करेंगे इस एक्स वाई प्लेन की, या कोऑर्डिनेट प्लेन की, या कार्टेशियन प्लेन की। मतलब हम इसी की ही बात कर रहे होंगे। क्लास 9th में और 8th में ये सीखा भी था कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, या कोऑर्डिनेट को हम कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इतना अगर आपने समझ लिया है तो अब आप ये चीज़ भी समझ लो, हमने इसमें ये बताया था किसी भी कोऑर्डिनेट की रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास ए कॉमा बी। ए कॉमा बी हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें जो ए है ये तो होता है एक्स एक्सिस का, और जो बी है ये होता है वाई एक्सिस का। सबसे पहले हम ए को लिखते हैं, क्लियर है। मतलब सबसे पहला कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एफ सीसा, ध्यान देना। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। अगर ऑर्डिनेट और एफ सीसा अगर नाम दिया जा रहा है तो एफ सीसा का मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, एंड ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। तो जब पहले क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो पहले में एक्स हमारा पॉजिटिव होता है और वाई हो गया नेगेटिव, सॉरी वाई भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सेकंड में एक्स तो है नेगेटिव लेकिन वाई है पॉजिटिव, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ में एक्स तो पॉजिटिव है बट वाई हमारा नेगेटिव है। तो ये हो गए इसके साइन कन्वेंशन कि कौन से प्लेन में, कौन से कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव होता है और क्या क्या नेगेटिव होता है। अब ये इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जो कि रिप्रेजेंट करना अगर तुम्हें आना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है। मतलब ये हमने क्यों बताया माइनस प्लस। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल तुम्हें दे दूं, एग्जांपल में मैंने ये बोला -4, ध्यान देना, -4, अब मैं तुमसे बोलूं ये कौन से क्वाड्रेंटम लाई करेगा, -4, तो माइनस दोनों ही नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव का मतलब है बता दोगे सर ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब भाई जो दोनों ही कोऑर्डिनेट हमारे नेगेटिव है तो बोथ कोऑर्डिनेट कहां पर नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। या मैं एग्जांपल दे दूं यहां पर 8, ये दे दिया हमने 8, तो तुमने देखा कि x तो पॉजिटिव और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बस इसलिए हमें इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये दैट इज अ लोअर स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लियर। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूले। तो उससे पहले वीडियो को पुश करो और इन चीजों को नोट कर लो। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक फॉर्मूले की। बेसिक फॉर्मूले, तो बेसिक फॉर्मूले में पहला आएगा तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं अब हम, इनको तैयार करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूले अगर तैयार हैं, किसी भी चैप्टर को अगर अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से मजबूत करना, तो पहला काम यही होता है कि हमें उसके फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। तो पहला यहां पर आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो डिस्टेंस फॉर्मूले को अब हम समझते हैं थोड़ा सा डीपली। मान लो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन दे दिया गया, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ध्यान देना, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। बट एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस का होता है PQ इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी हमें क्वेश्चन जब आएंगे हमारे पास तो हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बात हमारे दिमाग में ये आती है कि क्वेश्चन अब यहाँ पर ये बनेगा कि सर ये एक्चुअल में आया कैसे, ये इसका प्रूफ क्या है। तो देखो प्रूफ के लिए हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अभी हम समझेंगे। जैसे हमने अभी ये बताया था इसके कोऑर्डिनेट ये x1, y1 है, ये P के कोऑर्डिनेट x1, y1 है। तो मतलब अगर मैं यहाँ से लाइन को ड्रॉ अगर करें, ये लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट
ये वाला पॉइंट तुम्हारा x1 होगा, ये वाला पॉइंट तुम्हारा x2 होगा। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, ये वाली लाइन जैसे ड्रॉ करें अगर मैं यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा y2 होगा और ये वाला पॉइंट तुम्हारा y1 होगा। भाई हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सिस पर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात ये आती है ये वाली डिस्टेंस क्या होगी। ये वाली डिस्टेंस अगर मैं निकालें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो x2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस केवल x1 है। तो x2 में से तुम x1 को माइनस कर दोगे। अब अगर मैं सेम बात देखो यहाँ से यहाँ तक की करें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो तुम्हारी y2 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तुम्हारे पास y1 है। तो अगर तुम इस डिस्टेंस की बात करोगे तो y2 माइनस के y1 ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई और ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर नाम दे दो इसका, मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर r, ये वाला पॉइंट r हो गया। तो अब जो तुम्हें प्रूफ करना है, तो देखो प्रूफ हम कैसे करेंगे। अब बहुत सरल मेथड है प्रूफ करने का भी। तुम केवल यहाँ पर ये कर दो, इन ट्रैंगल क्यू आर पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर दो। जैसे ही हमने यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया तो पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारी होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस का मतलब है पी क्यू का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर तुम्हारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और बेस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं पी क्यू बराबर अगर निकालें तो अंडर रूट में आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो यहाँ से ये तुम्हारा जो फॉर्मूला निकल के आया इसको ही हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। प्रूफ ज़्यादा टफ नहीं था, बस समझने का एक जरिया था कि हमने प्रूफ इसका कैसे किया। तो सीख लो, सीखना बहुत ज़रूरी है। ये था तुम्हारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें भी केस बनता है, इसमें नोट डालकर एक केस लिख लो। नोट डालकर यहाँ पर लिख दो एक नज़र। एक नज़र में तुम्हें क्या चीज़ देखनी है, देखना यहां से सभी। इफ ये दोनों पॉइंट अभी अलग अलग हैं, जैसे मैंने अगर ये मान लिया इफ एनी पॉइंट P एंड Q लाई एट ऑरिजिन, अगर P और Q में से कोई भी एक पॉइंट अगर ऑरिजिन में लाई करता है, जैसे हमने यहां पर बोला इफ द पॉइंट P और Q लाई एट ऑरिजिन, देन अगर P मान लो ऑरिजिन पे लाई करेगा तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, जैसे P का मतलब x1, तो x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0। तो जो नया फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया, तो देन PQ बराबर, तो x1 की जगह 0 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो PQ बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का स्क्वायर। ये जरूरी नहीं, ये वाला केस भी हो सकता है, x1 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा तुम्हारे पास y1 का स्क्वायर। इस वाले केस में तुम्हारा Q एट ऑरिजिन, ध्यान रखना। इस वाले में हमने P को ऑरिजिन के बराबर कर दिया, P और Q दोनों ही मैंने बोला था यहाँ पर। तो इस वाले में तुम सिर्फ इतना लिख दो P एट ऑरिजिन, P लाई एट ऑरिजिन। तो P जब ऑरिजिन पर लाई करेगा तो हमारा ये वाला केस हो जाएगा और जब Q ऑरिजिन पर लाई करेगा तो हमारा ये वाला केस हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? यहां तक तो कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें क्या क्या कंडीशन और आती हैं, एक नजर वाली कंडीशन तैयार करो सभी। दूसरा स्टार इसमें क्या आएगा, दूसरा स्टार, इफ द पॉइंट लाई एट एक्स एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट x, 0। क्लियर? या मैं यहां पर यह बोलूं इफ द पॉइंट लाई एट y एक्सिस देन कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y 0, y। मतलब समझ लो इसका,
मतलब अगर कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर ये बोला, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो वहाँ पर वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और अगर कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो वहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये तो पॉइंट बिल्कुल ही बेसिक हैं जो आपको अच्छे से समझ में आने भी चाहिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाने से पहले वीडियो को ध्यान से देखो और पहले नोट करो। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला कवर किया है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले का पहले मतलब समझो। जैसे मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन हमें दे दी गई ए कॉमा बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 कॉमा y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 कॉमा y2। ध्यान देना सभी, ये ए के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 और v के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2। अब यहाँ पर एक पॉइंट P है जो कि इस पूरी लाइन को m/n में डिवाइड करेगा और जिसके कोऑर्डिनेट x कॉमा y हैं। तो तुमसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, यानी कि तीनों में से दो तो तुम्हें गिवन होंगे बट एक अननोन होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालने होंगे। तो इसलिए फॉर्मूला जो हमारा होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस के nx1 और अपॉन में हो जाएगा m प्लस के n, और y इज इक्वल टू m/2 प्लस के ny1 अपॉन m प्लस n। ये होता है तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? अब डेफिनेशन इसकी लिखना चाहो तो डेफिनेशन भी लिख दो। if the line segment joining the points, joining लिख भी दो यहां पर, joining the points A and V and P divide the line segment, divide the line in the ratio m/n। ठीक है, m/n, और तुम लिख भी दो यहां पर इंटरनली, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P और, तो P के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास ये हो गए। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। किसी भी कंडीशन की कोई भी अगर डेफिनेशन होती है तो उसके हम फॉर्मूले से ही, उसकी डेरिवेशन से ही हम उसकी लैंग्वेज को लिख देते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर कितना लिखा है कि इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट से भी, अगर कोई भी लाइन ए और बी से अगर ज्वाइन होती है और उसमें P एक ऐसा पॉइंट है जो डिवाइड करता है लाइन को m/n में इंटरनली, तो उस टाइम P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो तुम्हारे x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। अब देखो इसमें भी एक नज़र में एक केस आएगा भाई, यहां पर हम डालेंगे एक नज़र। अभी तुम्हारे पास m और n ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, मतलब डिफरेंट रेशियो होंगे। जैसे ये वाला इधर का रेशियो 1 तो उधर का कुछ और होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्लियर? लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि अगर रेशियो तुम्हारा बराबर हो जाए, रेशियो बराबर होने का मतलब समझते हो? रेशियो बराबर होने का क्या मीनिंग आएगा यहाँ पर? तुम यहाँ पर लिखोगे इफ द पॉइंट डिवाइड इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो का मतलब है m/m कर लो, या हम n/n कर लें, या हम 1/1 कर लें। बात समझना, बात दोनों की सेम है, m/m, n/n या 1/1। तो ऐसी सिचुएशन में देन द पॉइंट इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। ऐसी कंडीशन में जो पॉइंट लाइन को डिवाइड करेगा उस पॉइंट को हम लोग मिड पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये ए कोऑर्डिनेट दे दिया, ये बी, और ये वाला कोऑर्डिनेट पी है। ए के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 और v के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2, तो p के कोऑर्डिनेट मान लो x कॉमा y। क्लियर? अब ये इसे 1/1 में डिवाइड कर रहा है, तो 1/1 का मतलब मिड पॉइंट। तो यहां से एक नया फॉर्मूला हमें मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला।
देख लो मिड पॉइंट फॉर्मूले की फॉर्मेशन क्या होगी। तो एक्चुअल में सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे mx2 प्लस के nx1 अपॉन m प्लस n y इज इक्वल टू m/2 प्लस के ny1 अपॉन m प्लस n। तो x इज इक्वल टू m, तो m का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो भाई m का मतलब 1 और x2 का मतलब x2 और फिर 1, ये हो जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस के 1, और सेम कंडीशन यहाँ पर है 1/2 और प्लस के 1/1 और अपॉन हो गया 1 प्लस के 1। तो आंसर हमारे पास आ गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसको हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तैयार कर लो इसको, इसका क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो इस वाले फॉर्मूले को हमें अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। क्लियर, ये फॉर्मूला हमारा होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट में हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, पहला तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला की एक नज़र में हमने पढ़ा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया, जब कोई भी ऐसा पॉइंट जो लाइन को बराबर 2 रेशियो में डिवाइड करेगा तो उस टाइम जो कंडीशन जनरेट होगी वो कंडीशन तुम्हारी मिड पॉइंट फॉर्मूले की होगी। मिड पॉइंट फॉर्मूला कवर करने के बाद अब एक नया फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। ये मान लो ये हमारा फॉर्मूला 3rd हो गया, ठीक है। अब हम 4th फॉर्मूले की बात करेंगे। 4th फॉर्मूला हमारा होता है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से। जैसे एक हमने ट्रायंगल लिया, अब एक ट्रायंगल ABC है, अब एंगल ए बी और सी तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ पर बाइसेक्टर इसके इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y, और जो ये इसके जो बाइसेक्टर जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट जहाँ पर करेंगे वहाँ पर हमें सेंट्रॉयड की फॉर्मेशन देंगे, मतलब जी की फॉर्मेशन देंगे। ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1, v के कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2 और c के कोऑर्डिनेट हो गए x3, y3। तो जब हम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड निकालेंगे तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ से y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे फॉर्मूलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उम्मीद हम ये करेंगे आप इन चीज़ों को तैयार कर लो और याद कर लो, तो आगे जो भी एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करने में मज़ा आने वाला है। नोट करो इनको। इसके बाद अब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला नंबर 5th। देखो 5th फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन पहले देख लो। हमें जनरल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसी ही करनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में, जो भी हमारे ट्रायंगल वाले क्वेश्चन होंगे। क्लियर, ये हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया। जैसे ए के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1, y1, v के कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2 और c के कोऑर्डिनेट मान लिए x3, y3। ये हमने यहाँ से कोऑर्डिनेट मान लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 मॉड x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। और एरिया की यूनिट हमेशा क्या होती, स्क्वायर। ये तुम्हारे एरिया का फॉर्मूला होता है। मॉडुलस में हमने सिर्फ फॉर्मूले को इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि मॉडुलस में आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, और किसी भी फील्ड का एरिया हो तो एरिया हमेशा ही पॉजिटिव होगा, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कोलिनियर। पहले तो मैं तुम्हें कोलिनियर की डेफिनेशन बता देता हूं। डेफिनेशन में, कोलिनियर की डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, इफ more than 2 points lies at same line then the points are called collinear points। जो भाई पॉइंट्स जो तुम्हारे होंगे वो सभी कैसे पॉइंट्स होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना लूँ, देखो ये लाइन हमने बना दी, ध्यान देना,
ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट सी हो गया। तो ए कॉमा वी कॉमा सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब दो या दो से अधिक पॉइंट अगर एक लाइन पर अगर लाई करेंगे तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। इनको तैयार कर लो, याद कर लो, समझ लो, सीख लो, देख लो। मतलब ये तो तुम्हें करना पड़ेगा यहाँ पर। जब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तब तक आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती रहेगी। अब देखो यहाँ से कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कोलिनियर की क्या क्या कंडीशन है उसको अब हम समझते हैं और ये समझना ज़रूरी भी है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने एक लाइन बनाई, ये देखो ये हमने एक लाइन बना दी, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। अब पॉइंट कोलिनियर होंगे। जैसे ए बी में अगर मैं बी सी को ऐड करें तो ये ए सी के बराबर होना चाहिए। ये डिस्टेंस की बात की है जिसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था ना, उस फॉर्मूले को हम इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा तो मतलब वो पॉइंट हमारा कोलिनियर पॉइंट्स होगा। क्लियर? समझ रहे हो, सीख रहे हो, अच्छा लग रहा होगा। उम्मीद हम ये करेंगे अगर आप वीडियो को लगातार देख रहे हो, शुरुआत से समझ रहे हो, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी, ये उम्मीद है मुझे। अब ये तो पहला टैब हो गया कि हम इस तरह से हम कोलिनियर की कंडीशन को चेक कर सकते हैं। अब दूसरा क्या तरीका है, जैसे अगर मैं सेकंड मेथड की बात करें तो देखना यहां से एक मैंने ट्रायंगल लिया, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। मतलब किसी भी ट्रायंगल का एरिया डिपेंड करता है बेस पर और हाइट पर। अगर मैं बेस को इंक्रीज करेंगे देन एरिया इज ऑल्सो इंक्रीज, अगर मैं बेस को डिक्रीज करेंगे तो एरिया इज ऑल्सो डिक्रीज इन सेम कंडीशन एज हाइट। If the height is increased then the area is also increased and the height is decreased then the area is also decreased because area dependent, area of triangle dependent only height and base. Clear? अब सेम कंडीशन में यहाँ की बात करें, अभी देखो अभी इसकी हाइट बी की हाइट कुछ होगी। अब अगर मैं बी पॉइंट अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो एरिया इसका कम हो गया, हाइट कम हो गई तो एरिया भी कम हो गया। बी पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाए तो हाइट और कम हो गई तो एरिया और कम हो गया। अब बी पॉइंट यहाँ पर ही आ जाए मतलब हाइट जीरो, अगर हाइट को तुमने जीरो कर दिया तो एरिया भी इसका क्या हो गया, जीरो। और जब ये एरिया जीरो हो गया तो मतलब जो तुम्हारी हाइट वाला जो पॉइंट था वो उसके बेस पर ही आ गया। जब बेस पर आ गया तो मतलब ए बी सी आर कोलिनियर, एक ही लाइन पर हो गए, तो ये वाले पॉइंट भी तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। तो यहाँ से मुझे एक कंडीशन और समझ में आई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर जीरो के बराबर आ जाए तब भी पॉइंट्स हमारे कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। जीरो का मतलब 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 और प्लस x3 y1 माइनस के y2 इज इक्वल टू 0। तो चाहो तो इसको जीरो के बराबर कर दो, तो x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2 मोड में इसको बंद करो और ये हो जाएगा जीरो के बराबर। तो ये कंडीशन भी होती है कोलिनियर की। अगर ये कंडीशन जब आएगी तो हम लिख देंगे a कॉमा v कॉमा c आर कोलिनियर। ये भी पॉइंट हमारे कैसे होंगे, कोलिनियर। ठीक है, ओवरऑल हम कोऑर्डिनेट का बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर और नज़र डालते हैं जो कि इस चैप्टर में यूजफुल रहेंगे। तो उससे पहले इसको नोट करो। ऑलमोस्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, कुछ एक आध पॉइंट और रह गए जिनको समझ लो। जैसे हम किन पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे पहला फॉर्मूला जो हमारा था डिस्टेंस फॉर्मूला, तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी हमें दिए जाएंगे। जैसे एक ट्रायंगल है उसकी तीनों वर्टिसेस हमें दे दी जाएंगी। क्लियर? एक ट्रायंगल है उसकी तीनों वर्टिसेस हमें दे दी जाएंगी। अब तुमसे प्रूफ करवाया जाएगा कि प्रूफ करो कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या ये स्केलन ट्रायंगल है। ये चीज़ तुम्हें प्रूफ करनी होगी। तो ये प्रूफ हम कैसे कर पाएंगे, जब हमें तीनों ट्रायंगल की कंडीशन पता हो। समझ रहे? अब इसके बाद जैसे क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करें तो तुमसे मान लो चारों वर्टिसेस दे दी जाए, तुमसे बोला जाएगा प्रूफ करो ये रेक्टेंगल है
या ये स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी होंगी। तो कुछ पॉइंट्स इन्हीं के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें ट्रायंगल। ध्यान देना सभी, एक बार मैं दोबारा से यहाँ पर बात को समझाने जा रहे हैं, एक बार देख लेना। ट्रायंगल में ये यहाँ पर आएगा पहला, ये पहला ट्रायंगल हो गया, ये तुम्हारा दूसरा ट्रायंगल हो गया, और ये तुम्हारा हो गया तीसरा ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में बराबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। देख लेना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और दूसरे में ए, बी और सी केवल दो साइड बराबर हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तीसरे की बात अगर मैं करें, ए, बी और सी, इसमें तीनों साइड इसकी डिफरेंट हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्लियर? ये वाला तुम्हारा लास्ट ट्रायंगल हो गया स्केलन ट्रायंगल। तो समझ लो यहाँ पर कंडीशन इसकी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। कंडीशन इसकी ए बी बराबर, या तुम यहाँ पर लिख दो एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। और इसमें तुम क्या लिख दोगे, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। जो भी हमें प्रूफ करना होगा उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें समझवानी चाहिए। जैसे मान लो तुम्हें 3 वर्टिसेस दे दी जाए, तुमसे बोला जाए कि भाई इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूफ करो, तो कोई ना कोई सी दो साइड बराबर होंगी। अगर दो साइड बराबर आ जाती हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम बोल देंगे वहां पर वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। इसी के साथ अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल समझ लेना सभी, क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है। जैसे पहला हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आएगा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या मतलब है, देखो रेक्टेंगल में तुम लिखोगे नंबर फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हम रेक्टेंगल का फिगर बनाएं, उसको समझाएं, ठीक है ना। तो ये तो बातें आपको पता होनी चाहिए, ये तो क्लास 8 का स्टैंडर्ड है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। चलो फिगर भी बना देते हैं, क्या इसमें ये भी फिगर भी हम छोड़ें। ये मान लो ये एक रेक्टेंगल है जिसमें आमने सामने की साइडें आपस में बराबर होंगी, और ये डायगोनल है। देखो ये ए, बी, सी और डी, देखना जिसमें तुम्हारे पास ये तो साइड हैं, और ए बी, ए सी और बी डी ये दोनों होते हैं तुम्हारे डायगोनल। इनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। तो अपोजिट साइड भी बराबर होंगी और इसके डायगोनल भी बराबर होंगे। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की पहली कंडीशन यहां पर होगी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल भी लिख दो, हालांकि पैरेलल तो ये वाली भी होंगी। और सेकंड वाला पॉइंट्स होगा यहाँ पर डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल। ये कंडीशन आपको फॉलो करानी पड़ेंगे, ध्यान रखना, डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो इसका भी फिगर ऐसा ही बनेगा। ये इसका फिगर थोड़ा सा तिरछा कर दो यहाँ पर, ये इस टाइप का थोड़ा सा पैरेललोग्राम नजर आना चाहिए। तो ए, बी, सी और डी, तो अपोजिट साइड तो इसकी बराबर है, देखो अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, क्लियर, लेकिन इनके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये तो हो गया तुम्हारे पास रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। अब हमारे पास आएगा यहां पर स्क्वायर। स्क्वायर देखो यहां से, स्क्वायर की पहली कंडीशन है ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी कंडीशन इसमें हो जाएगी डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। चाहो तो एक फिगर बना दो यहां पर, ये इस तरह से बनेगा, इसकी चारों साइडें आपस में बराबर होंगी और डायगोनल भी इसके आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? नेमिंग आप देख लेना, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें केवल ये कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर हमें कुछ भी अगर प्रूफ करना है तो ये कंडीशन पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे रोम्बस। हालांकि फिगर इसके इनके अलावा भी और भी हैं, लेकिन हम डिस्कशन केवल इन 4 का ज़्यादा करेंगे इस चैप्टर में। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल,
साइड इसकी भी सभी बराबर होती हैं। और सेकंड वाला इसमें पॉइंट आएगा डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल। फिगर इसका कैसा बनेगा, थोड़ा सा तिरछा कर दो इस तरह से, साइडें सब आपस में बराबर होंगी लेकिन डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे। बस इन बातों पर ध्यान दो और हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6A का सॉल्यूशन देखेंगे। जुड़े रहो हमारे साथ। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे पहला जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।